नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा और मुंबई स्टूडियो से प्रियंका उप्पल आनंद। शुरुआत कमजोर हुई थी और उस चीज की आशंका थी भी, लेकिन क्या कमाल की रिकवरी हम देख रहे हैं बाजार में। निफ्टी 19,800 के आसपास आकर कारोबार कर रहा है, यानी कि तकरीबन 160-65 अंकों की रिकवरी हम। अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो आपको लाल निशान में जरूर दिखेगा, लेकिन रिकवरी वहां पर भी है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि हम देख रहे हैं कि एसबीआई कमजोर है, एक्सिस बैंक कमजोर है। इसके चलते निफ्टी बैंक पर हम प्रेशर देख रहे हैं, लेकिन निफ्टी की बात करें उसकी चाल बिल्कुल अलग है, क्योंकि निकल के आए हैं जो आज सपोर्ट देने काम कर रहे हैं। कंजम्पशन वाला खेमा बजिंग है, वहां पर हम देख रहे हैं कि नेस्ले, टाटा कंज्यूमर में तेजी हम देख रहे हैं। आईटी की भी बात कर ले तो थोड़ी आज हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास के मूव्स हैं। टाटा मोटर 4%, 4.25% की तेजी के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। मार्केट के ब्रेथ की बात करें तो अब बुल्स के फेवर में है। 1200-1300 शेयर इस वक्त हरे निशान में, उसके मुकाबले 1000 शेयर लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। तो फिर से हमने रीगेन किया, अच्छा संकेत 19,800 के लेवल्स को। डिम्पी, बढ़िया रिकवरी, और ये अच्छे इसलिए भी कहेंगे क्योंकि देखिए हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन ऐसी आशंका है कि शायद पोजीशन लोग अपना लेके ना वीकेंड पे कैरी फॉरवर्ड ना करें। यहां से किस तरह की राह दिख रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की रिकवरी को आप काबिल तारीफ वाली रिकवरी कहेंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बैंक निफ्टी ने भी अपना रोल अपना अच्छे से प्ले किया है, इन स्पाइट ऑफ दिस कि एसबीआई की तरफ से ख़राब था। और यही बात हम सुबह भी आपके सामने कह रहे थे कि मार्केट ने जो एब्जॉर्ब करने की ताकत पा ली ना, वो बहुत ज़ोरदार है। और हमने तो आपको सुबह बहुत ज़ोर से पॉइंट पढ़ाए थे कि जब भी कोई डिप मिले ना, बाय करो आप। जब भी कोई डिप मिले बाय करो। टिल कब तक बाय करना है? जब तक 19,500 वाली रेंज को वापस से ब्रेक डाउन नहीं कर देते। और एक कहीं बड़ी बात नहीं है कि मार्केट का जो टिल्ट है, हमने कई बार आपके सामने इसी कार्यक्रम में बोला, मार्केट का जो टिल्ट है या शिफ्ट है ना, वो थोड़ा पॉजिटिव की तरफ बढ़ा हुआ है, इसलिए बॉट हो जा रहा है बार बार। ये 28% एफआईज पे हो रहा है, ये बहुत सारे ग्लोबल टेंशंस पे हो रहा है, उसके बावजूद और ठीक अर्निंग से पहले हो रहा है। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स भी हैं जो ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट के पास अपने पास कोर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, और ये 16,000 सिप के साथ भी हो रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है बाज़ार की। और आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखेंगे वो भी नीचे है, एडवांस डिक्लाइन देखेंगे वो भी नीचे, वो भी ठीक है, और लीडरशिप भी है मार्केट के पास। जो 4-5 चीज़ें मोटा मोटी देखी जाती हैं, अगर आपको रोज़ देखने की आदत है तो ये रोज़ चेक कीजिए और आपको दिखेगा वहाँ पे स्ट्रेंथ है। अब मेहमानों से कनेक्ट होने का वक्त भी हो गया। हमारे साथ आज क्लोजिंग शो में आशीष कपूर सब जुड़ रहे हैं, जो कि हमको थोड़ा फंडामेंटली गाइड करेंगे। मितेश पंचाल से हम बातचीत करेंगे, उनसे हम ज़रा समझेंगे कि उनके टेक्निकल्स या उनके सिस्टम क्या कह रहे हैं। राजेश पालविया देश के वन ऑफ द बेस्ट डेरिवेटिव एनालिस्ट में से एक हैं और उनका टेक्निकल्स में काफ़ी हाथ साफ है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सोनी पटनायक भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी ज़रा समझेंगे कि ओवरऑल वो मार्केट को कैसे देख रहे हैं। कल उनका जो एक शेयर था गेल, बहुत ही बढ़िया चला, आज 3-3.5% की तेज़ी हम उस शेयर में देख पा रहे हैं। सोनी, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे ही कार्यक्रम में दिया था। आप प्रियंका मेहमानों से उनकी कॉल्स और आगे की चर्चा को आगे बढ़ा रही है। चलिए बिल्कुल, तो बढ़ते हैं आगे। पहले एक बाजार पर टेक्निकल नजरिया लेते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। राजेश, क्योंकि अब तक ये पिछले 15-20 मिनट में जो आपको तेजी स्पेशली फाइनेंशियल स्टॉक्स में देखने को मिली है, जिसके चलते आप ऊपर आए, नहीं तो क्लियरली 19,800 पर आपको अच्छी खासी रेजिस्टेंस दिख रही थी सुबह से ही, और वहां पर कॉल राइटर्स जो बैठे हुए थे। क्या अभी जो बैंक से पुश मिला है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एफएमसीजी स्टॉक से पुश मिला है, तो हम क्या 19,800 के ऊपर भी बंद हो सकते हैं? आप लेवल्स क्या देख रहे हैं इस वक्त इंडेक्स पे? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, बिल्कुल मार्केट का टेक्सचर तो बुलिश साइड में ही है, और जो भी डिप थी आज ओपनिंग में वो बाय होते हुए दिखी। तो हमें लगता है कि जिस तरीके का यहाँ पे रिकवरी का ट्रेड आज प्ले आउट हुआ है, ये बिल्कुल क्लियरली दिखाता है कि मार्केट 19,800 इवन 19,900 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है जब तक ये अब निफ्टी 19,650 के नीचे नहीं फिसलता है क्लोजिंग बेसिस पे। जो भी डिप मिलती है मार्केट में उसे बाय ही करना है। तो 19,650 हमारे लिए स्टॉप लॉस है। आज के सेशन में वापस जो एक रिकवरी का ट्रेंड बना है, हमें लग रहा है कि यस, आज 19,800 के ऊपर क्लोजिंग होते हुए दिख सकता है मार्केट का, और हो सकता है निफ्टी हम ग्रीन में ही क्लोज करते हुए दिखे। बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी बनी लोअर साइड से, और ये रिकवरी में अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल हम वॉच कर रहे हैं बैंक निफ्टी का, वो है यहाँ पे करीब 44,400 का। इसके ऊपर अगर हम बने रहे तो हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी एक रिकवरी
फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी और हो सकता है कि हम 44,600 650 की तरफ बैंक निफ्टी स्पॉट पे बढ़ते हुए दिखेंगे। तो दोनों इंडेक्स पे व्यू अभी बुलिश ही है और दोनों इंडेक्स ने कंफर्टेबली अपने जो इंपॉर्टेंट लेवल है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से दोनों इंडेक्स ने अपने लेवल्स होल्ड किए हुए। तो एज सच पुट राइटर्स का बेस अभी भी सपोर्ट एरिया जैसा काम करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है मार्केट में तेजी का ट्रेड कंटिन्यू रहेगा और आज तो काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बहुत सारे सेक्टर्स स्पेसिफिक देखने को मिला है। आज हम देखें तो केमिकल स्पेस, फर्टिलाइजर स्पेस और बाकी दूसरे सेगमेंट में भी एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। तो ये दिखाता है कि माहौल मार्केट का भी बाइंग साइड में सेंटीमेंट बुलिश है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रखेंगे। ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इंडेक्स पे रखनी चाहिए, ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ से इंडेक्स पर यहाँ से लॉन्ग ट्रेड्स आपको इनिशिएट करना है, लेकिन स्पेसिफिक ट्रेड्स रेकमेंड क्या कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स समझते हैं। सोनी से चलिए शुरुआत करते हैं, उनके आज के ट्रेड समझते हैं। सोनी, आपके आज के ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सबको एंड दर्शकों को भी। जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा टाटा कंज्यूमर में। टाटा कंज्यूमर में आज 13% की लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस देखने को मिली है, प्लस इसकी डिलीवरी वॉल्यूम्स भी आज काफी हाई है। सो टाटा कंज्यूमर यहाँ से बाय बनने की राय है, टेक्निकल ब्रेकआउट भी दे चुका है। सो विद स्टॉप लॉस ऑफ 890 आप बाय कर सकते हैं और इसका टारगेट रहेगा 960 पहला टारगेट, उसके ऊपर 980 का दूसरा टारगेट रहेगा। मेरा दूसरा जो स्टॉक है वो है फार्मा स्पेस में, वो है सन फार्मा। सन फार्मा बाय कीजिए, टेक्निकल्स भी अच्छे लग रहे हैं एंड लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस बन रहे हैं। इनफैक्ट इसमें ऊपर के कॉल स्ट्राइक्स में कॉल अनवाइंडिंग भी नजर आ रही है, यानी कि कॉल राइटर्स अपने पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं। सो सन फार्मा यहाँ से बाय कीजिए, 1120 का स्टॉप लॉस और 1180 का टारगेट रहेगा। ठीक है, सन फार्मा आज हम तेजी देख भी रहे हैं और कंजम्पशन वाले शेयरों में थोड़ी सी रिकवरी आज ठीक ठाक आ रही है। मितेश जी, आपके स्टॉक्स कौन से हैं सर आज के लिए? मेरे स्टॉक जो है वो मिड कैप से और 3 स्टॉक में अभी जाना चाहता हूँ। पहला जो है वो है वीआईपी इंडस्ट्रीज। करीब कहीं ना कहीं 650 से 700 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुआ है स्टॉक में और अभी स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। तो 619 रुपए के स्टॉक लॉस से वीआईपी इंडस्ट्रीज में पोजीशन लेती हूँ। पहला टारगेट रहेगा 800, दूसरा टारगेट रहेगा 850। दूसरा जो स्टॉक है वो है टीटीके प्रेस्टीज। इसमें भी एक मंथली और क्वार्टरली चार्ट के अंदर 720 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है और ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट है जो हमने पिछले कई महीनों तक कंटिन्यू होते हुए देखा था। सो दिस इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ अ ट्रेंड। तो 790 के ऊपर टीटीके प्रेस्टीज को खरीदना है 680 के स्टॉप लॉस से। पहला टारगेट रहेगा 950, दूसरा टारगेट रहेगा 1000। लास्ट जो है वो है गुजरात आइटलीज। गुजरात आइटलीज में भी 720 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा गया है। तो 700 रुपए के स्टॉप लॉस से गुजरात आइटलीज में पोजीशन लेते हैं। पहला टारगेट रहेगा 900, दूसरा टारगेट रहेगा 950। तो मितेश जी की ये शेयर और अच्छी चीज़ है। देखिए, कहते हैं कि माहौल जब बदलता है सारी की सारी बाय कॉल से निकल के आ रही हैं। राजेश जी, आपके लिस्ट में भी तेजी वाली ही सौदे आज हैं, हालांकि रिकवरी देखिए क्या कमाल की हो रही है। उम्मीद करके चलेंगे कि आप भी बाय ही करवाएंगे? डेफिनेटली अभिषेक जी, तीनों ही स्टॉक बाय साइड के हैं और हमें लगता है यहाँ पे पहला स्टॉक जिस पे फोकस है हमारा वो है डिक्सॉन टेक। स्टॉक में एक सस्टेन अप ट्रेंड देखने को मिला। ऑलमोस्ट ये स्टॉक में पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला है। जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें लगता है डिक्सॉन टेक यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 5450 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 5300 के आसपास। दूसरा स्टॉक बाय करना है फर्टिलाइजर स्पेस से। सारी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है, उसमें हमें लगता है आरसीएफ को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में ये 4th कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक में एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। आज काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन विथ वॉल्यूम यहाँ पे बनते हुए दिखी है। स्टॉक में अगर देखें तो लास्ट 3 दिन का एक 3 वीक का एक जो डाउनफॉल था या एक प्रॉफिट टेकिंग थी उसको रिवर्स करते हुए दिख रहा है स्टॉक। तो हमें लगता है जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए आरसीएफ की एक अच्छी बड़ी तेजी के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 140 to 145 के और स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 126 का। तीसरा स्टॉक बाय करना है फार्मा स्पेस से। फार्मा हेल्थ केयर स्पेस में भी एक आज अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। काफी स्टॉक्स में आज हमने देखा है कि अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है। वहां पे वोक फार्मा यहाँ पे हमारे रडार पे स्टॉक में फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है।
ये सेकंड कंसेक्यूटिव डे है जहां पे एक अच्छे हाई वॉल्यूम यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं स्टॉक में। जिस तरीके से अब अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक अब सस्टेन कर रहा है, हमें लग रहा है ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है इसमें यहाँ पे 265 270 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होंगे करीब 240 के। इंटरेस्टिंग। तो 3 शेयर दे दिए राजेश सर ने, एक तो डिक्सन, दूसरा आरसीएफ, तीसरा वोकहार्ट। तीनों अलग अलग सेगमेंट से है। अच्छी बात है कि तीनों के दोनों ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो वोकहार्ट के अंदर आपको मिलेगा। ज़रूर चेक कीजिएगा इस शेयर को। हमारे साथ आशीष सर भी है, आशीष कपूर। आशीष से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर ओवरऑल मार्केट अभी आपको जो ठीक लग रहा है, तो सब सामने ना अर्निंग्स भी है। मैं थोड़ा ना आपसे अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता करना चाहता था, क्योंकि आपकी कुछ मतलब प्री नंबर्स भी स्टडी होगी कि हाँ यहाँ पे नंबर्स के ठीक आएंगे और इस जगह पे इस कंपनीज़ के नंबर ठीक हो सकते हैं। सर कोई आइडिया आप दे पाएंगे कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट को इस बार के अर्निंग्स में बहुत अच्छे से नोटिस करना, और ये कंपनी तो खासकर? देखो ब्रॉडली आई थिंक ऑटोमोबाइल के नंबर्स अच्छे होने चाहिए, बट हमने ऑलरेडी देख लिया काफी रन अप इसमें हो चुका है, तो थोड़ा सा चेज करने का मैं इसमें सलाह नहीं दूंगा। इसमें भी अगर कभी डिप आता है सेक्टर में तो डेफिनेटली आपको बाइंग करनी चाहिए। ऑटो के नंबर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ये तो मोरलेस मार्केट का ट्रेंड ही बता रहा है। इसके अलावा मैं समझूंगा कि कैपिटल गुड्स में अच्छे नंबर्स आने चाहिए, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में ग्रो कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें एल&टी मेरा एक टॉपिक रहेगा। मेरे मुताबिक काफी हद तक ये जो रैली आ रही है इस टाइम, ये कैपिटल गुड्स और एल&टी उसका एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट भागीदार दिखा रहा है, तो ये मेकर कंटिन्यू करेगा। एल&टी को आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। इसके अलावा पावर सेक्टर में ऐसा लग रहा है कि भी नंबर्स अच्छे होंगे और आगे फ्यूचर का आउटलुक भी बेटर होगा। उसमें एनटीपीसी मेरा एक टॉपिक है, वैल्यूएशन वाइज बहुत कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे अभी भी है, और इसमें मेरे हिसाब से डाउनसाइड रिस्क ना के बराबर और अपसाइड काफी अच्छा 25-30% मेरे हिसाब से मीडियम टर्म तक आना चाहिए। इसके अलावा मैं समझूंगा कि आपको ब्रॉडली इकोनॉमी क्योंकि अच्छी कर रही है, रिजल्ट्स जो खराब होने थे रिजल्ट्स वो पहले ही आ रहे हैं, आईटी सेक्टर के जो आने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई खास डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी। सिर्फ ये है कि मार्केट भी कोई सस्ता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं समझूंगा कि जैसे होता है गुड न्यूज पे सेल, मेरे को वैसा कुछ एक सिनेरियो लग रहा है अगले 15-20 दिन में भी, एक महीने के नजरिए से, क्योंकि रिजल्ट्स आएंगे अच्छे आएंगे, पर क्योंकि रन अप अच्छा हो चुका है तो मार्केट एक टाइम पे थोड़ा कनेक्ट, थोड़ा सा लाइटन हो सकता है, चाहे अभी ना हो, थोड़ा सा और 5-7% चल के हो। पर मेरे को लग रहा है कि एंड ऑफ द मंथ तक थोड़ा लाइट होना ही बेटर है। हर राइस पे अगर आपके पास लिक्विडिटी अगर आप इंक्रीज कर सकते हैं तो मेरे मुताबिक वो आपके लिए आगे चल के फायदा देगा। मेरे मुताबिक ये जो अब रैली आ रही है, ये रिजल्ट्स के पहले रिजल्ट्स को डिस्काउंट कर रही है, और इसमें आपको थोड़े करके बुक करना चाहिए। खास करके जहां जहां कोई आपको बहुत लंबा होल्ड करने की कन्विक्शन नहीं है, वहां से डेफिनेटली आपको मुनाफा लेना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा ऑब्जर्वेशन सर आपका, और मैं आपकी सलाह से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि पैसा वही है जो बुक करके प्रॉफिट बुक अपनी जेब में आ जाए, नहीं तो M2M गेन है, आज गेन हो सकता है कल लॉस हो सकता है। कई लोग देखते ही हैं रोज़ का। आजकल तो मार्केट ने फिर से गैप अप और गैप डाउन अच्छे से करना शुरू कर दिया। पहले एक गुमसा हो गया था, लेकिन अब 100-150 पॉइंट का गैप अप और गैप डाउन दोनों मिलता है। खैर, इस बीच एक खबर आप नीचे और देख पा रहे होंगे, वो स्पाइसजेट से जुड़ी हुई खबर है। ये अहम खबर है जो स्पाइस स्ट्रेटजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में आपको मालूम ही है कि इंडिगो के एक्स प्रमोटर राकेश गंगवाल, जो कि अपनी हिस्सेदारी इंडिगो में तो बेच चुके हैं, लेकिन अब खबर यह है कि वो शायद स्पाइस जेट के अंदर एक मेजॉरिटी हिस्सा या फिर एक बड़ा चंक खरीद सकते हैं। ऐसी खबर बाज़ार में चल रही है। ये इस तरह की न्यूज़ चल रही है मार्केट में। हम अपने रिपोर्टर को कनेक्ट करेंगे, जरा उनसे भी पता करेंगे कि क्या स्पाइस जेट में जो खबर चल रही है कितनी ठीक है। एक बार आशीष सर, मैं आपका इस पर टेक रहूँगा। राजेश जी,
आप इस बीच ना जरा स्पाइसजेट के चार्ट देख लीजिए और ज़रा फिर मेरे को बताइएगा टारगेट और स्टॉप लॉस। मैं आशीष सर से एक बार ज़रा टेक ले लेता हूँ। आशीष सर, ये तो बात बिल्कुल ठीक है ना कि 2-3 प्लेयर ही हैं, इसमें एयर इंडिया लिस्टेड नहीं है, आपका दूसरा एयरलाइंस वो लिस्टेड नहीं है, तो आपके पास सिर्फ इंडिगो एक लिस्टेड प्लेयर है, दूसरा स्पाइसजेट है, और मिस्टर गंगवाल का इंटरेस्ट है अभी भी एयरलाइंस में, किसी वजह से वो बाहर जा गए थे। अगर वापस स्पाइसजेट में आ जाते हैं तो ये स्पाइसजेट के लिए बहुत बड़ी खबर है, तो आप जरा इस पर कुछ बात रखेंगे अपनी? मैं थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। मेरे मुताबिक एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत मुश्किल इंडस्ट्री है और मेरे मुताबिक स्पाइस जेट में बहुत इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं। अगर इस तरह की डेवलपमेंट होती है और शेयर में कुछ हाल आता है तो मेरा तो सलाह होगी कि जो इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं एक बार अपना कैपिटल चाहे लॉस में कटे पर एक बार अपना कैपिटल वापस ले लें, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इतना कोई आसान होगा स्पाइस जेट को टर्न अराउंड कराना, उसको कॉम्पिटिटिव बनाना, क्योंकि भले ही आप कह रहे हो कि 2 प्लेयर्स हैं, दोनों बहुत दिग्गज प्लेयर्स हैं। जो टाटा सा कंसोलिडेशन है एयर इंडिया के साथ, वो बहुत ही बड़ा एक बेहद प्लेयर बनाने वाला है। टाटा एयर इंडिया और विस्तारा का जो कॉम्बिनेशन होगा, और दूसरी तरफ से इंडिगो का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को स्प्रेड किया है, मेरे को नहीं लगता कि तीसरा कोई प्लेयर इस अब एविएशन इंडस्ट्री इंडिया में प्रॉफिटेबल या ग्रो कर सकता है, क्योंकि दोनों के मिलाकर शेयर बहुत ज्यादा है और दोनों ही बहुत दिग्गज और पावरफुल प्लेयर्स हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि तीसरा प्लेयर कोई इसमें कैपिटल क्रिएट कर सकता है या इतनी कोई ग्रोथ दिखा सकता है। तो मेरा तो सिंपल ओपिनियन है कि वैसे ही बहुत इन्वेस्टर्स में फंसे हुए हैं, किसी वजह से अगर इसमें उछाल आता है तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज। उसमें आप डेफिनेटली अपना कैपिटल बुक करिए और अपना कहीं और जो रकम है कहीं और लगाइए। ठीक है, 15% तो आज में आपका ऊपर आ गया है शेयर, और कोई बड़ी बात नहीं है कि खबर के दम पर जैसे से पुष्ट होती जाएगी तो थोड़ा शेयर और बढ़ जाए। लेकिन आशीष सर का मानना है कि 2 मेजर प्लेयर, एक तो विस्तारा और एयर इंडिया और दूसरा सामने इंडिगो, इनका मार्केट शेयर इतना बड़ा हो चुका है कि तीसरा प्लेयर ठहर ही नहीं पाएगा सामने। ये कुछ टेलीकॉम जैसी हालत है, जैसे आप रिलायंस और भारती एयरटेल देख पा रहे हैं, इंडिगो को बड़ा मुश्किल आइडिया को बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी एक हम टारगेट स्टॉप लॉस ले लेते हैं क्योंकि दम आया, वॉल्यूम के साथ चल रहा है। राजेश जी, एक बार जरा इसका स्टॉप लॉस और टारगेट दे देंगे स्पाइस जेट का। देखिए, काफी बीटन डाउन स्टॉक है, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में लोअर साइड से एक रिकवरी यहाँ पे आते हुए दिखी है स्पाइस जेट में। अभी जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक प्लेस्ड है, हमें लगता है कि इसमें यहाँ पे आप जो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए, जो भी ऑलरेडी पोजीशन को राइड कर रहे हैं या ऑलरेडी बाय किया हुआ है लोअर साइड पे, उनके लिए स्टॉप लॉस होगा करीब 39 रुपीज़ के आसपास। और अपसाइड में हमें लग रहा है कि आज की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर ये 40 रुपये 70 पैसे या 41 रुपीज़ के ऊपर बंद देता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है नियर टर्म में वो करीब 46 की तरफ आते हुए दिख सकता है। वहाँ पे इसको एक बार रिव्यू करें तो हमें लग रहा है नेक्स्ट लक्ष्य इसका 46-47 की तरफ बढ़ेगा। स्टॉप लॉस 39 पे ट्रेल कर ले। ये तो आपने टेक्निकल रीजन देखे कि आगे फर्दर आपको ट्रेल करके कितने लेवल्स रखना है, लेकिन स्पाइसजेट में ये मूव है किस लिए? आज स्पाइसजेट में एक खबर है और ये समीर हम तक लेकर आए हैं। इंडिगो के जो पूर्व प्रमोटर थे वो एक साइजेबल स्टेक खरीद सकते हैं इस कंपनी में, और जिसके चलते इतनी बड़ी मूव दिख रही है। समीर से पूरी खबर समझते हैं पहले। बड़ी और अहम खबर एविएशन सेक्टर से। सूत्रों के मुताबिक राकेश गंगवाल, जो कि इंडिगो एयरलाइन के फॉर्मर प्रमोटर हैं, वो स्पाइसजेट एयरलाइन में स्टेक खरीद सकते हैं, जिसको लेकर के बातचीत चल रही है। सूत्रों की माने तो ये बातचीत कई दौर आगे बढ़ चुकी है, संभावित तौर पे कोई शेप ले भी सकती है। लेकिन फिलहाल गंगवाल फैमिली स्पाइसजेट एयरलाइन में स्टेक खरीदने को लेकर के एक बातचीत के दौर में लगातार आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो स्पाइसजेट एयरलाइन भी अपने एयरक्राफ्ट इंडक्शन प्लान और रूट एक्सपेंशन प्लान में काफ़ी एक्टिवली आगे बढ़ रही है। हेल्दी साइन यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जहाँ तक रही एयरक्राफ्ट इंडक्शन की बात, तो एयरलाइन ने सितंबर 2023 इसी साल से 10 बोइंग 737 एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने के लिए प्लान पर कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए थे। ये जो 10 बोइंग 737 एयरक्राफ्ट है, इनमें से 3 बोइंग 737 एयरक्राफ्ट स्पाइसजेट के बेड़े में शामिल भी हो गए हैं। फिलहाल वो उड़ान भर रहे हैं स्पाइसजेट के साथ में। इसी के साथ एयरलाइन ने एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट A340 को भी अपने बेड़े में शामिल किया है।
यही नहीं, स्पाइसजेट एयरलाइन 10 ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट को भी जल्द अपने बेड़े में शामिल कर लेगा। एयरक्राफ्ट इंडक्शन उसका इस वक्त काफ़ी बेहतर नजर आ रहा है। रही बात बुकिंग्स की तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रही हैं। फेस्टिव सीजन है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, स्कूल वैकेशंस और लॉन्ग ऑफिस ब्रेक्स के चलते डिमांड में इस वक्त अच्छी खासी तेज़ी नजर आ रही है और बुकिंग्स भी स्पाइसजेट के लिए बढ़ी हुई है। यही वजह है कि स्पाइसजेट का इस वक्त अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहा है। जहां पर एक बड़ी फैमिली इन्वेस्टमेंट मिलने की उम्मीद है तो साथ ही साथ जो उसकी बुकिंग्स है वो भी काफ़ी पॉजिटिव और बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या बिल्कुल, आप तो स्पाइसजेट पर ये बड़ी खबर आ रही है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज 15% का मूव स्टॉक में दिखाई दे रहा है। ठीक है, शुक्रिया समीर इस खबर को बताने के लिए। लेकिन अब चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का ऑप्शन का चैंपियन समझते हैं। कुछ हो रहा है हमारे साथ, उनसे समझते हैं आज कौन सा ट्रेड उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। कुछ बताएं। तो जी हाँ प्रियंका, आज का जो मेरा ट्रेड है वो है डीएलएफ पे। देखिए रियलिटी स्टॉक्स में हम काफी अच्छा एक मोमेंटम देख रहे हैं। डीएलएफ का ये मोमेंटम काफी समय से जारी है। यहाँ पे आप 580 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करें करीब 8 रुपीज के आसपास। स्टॉप लॉस आपका होगा 5 और टारगेट्स होंगे 11 और 14 के। अब टारगेट्स और स्टॉप लॉस जो है उसके हिसाब से आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है ये 9,900 रुपीज का है और जो लॉस पोटेंशियल है ये 4,950 का। तो डीएलएफ का 580 का कॉल ऑप्शन ये रहेगा आज का हमारा ऑप्शंस का चैंपियन। 50 का कॉल आपको खरीदना है और आप असेस कर लें एक बार, क्योंकि एफएनओ की ये कॉल है। लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान ज़रूर रखें। कुछ को लगता है 11 रुपये भी आ सकता है स्ट्राइक प्राइस का भाव और 14 रुपये भी आ सकता है। ठीक है, शुक्रिया कुछ ये ट्रेड बताने के लिए। क्योंकि अगले हफ्ते कई सारे नंबर्स हैं। एचडीएफसी बैंक के भी नंबर्स 15 तारीख को हैं और ये पहली बार होगा जब एचडीएफसी बैंक मर्ज्ड एंटिटी के नंबर्स प्रेजेंट करेगी। तो एक बार बैंक्स पर, और जिस तरह की बैंक्स में तेज़ी भी देखने को मिली है पिछले कुछ मिनटों में, इस हफ्ते एचडीएफसी बैंक हो, प्राइवेट बैंक्स में इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स हो, उनमें अच्छी एक मूव दिख भी रही है। कोई ट्रेड यहाँ से एचडीएफसी बैंक पर सोनी लेके जाएंगी आप? में मेरे ख्याल से जब तक 1560 के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं देता है तब तक थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ये एक रेंज में अभी कंसोलिडेट कर रहा है 1520 से लेके 1550 1560 एट मैक्स। सो आज का क्लोजिंग में देखना चाहूंगी कि अगर सस्टेन होता है 1560 के ऊपर तभी जाके इसमें मैं शायद एक ट्रेड ले सकती हूँ। अगर नहीं होता है तो इसमें मैं अवॉइड करूंगी। एंड नीचे के साइड में 1520 एक सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो दोबारा आपको 1500 टू 1480 लेवल्स देखने को मिल सकता है। सो लेवल्स का इंतजार कीजिए एंड अग्रेसिवली इसमें पोजीशंस मत बनाइए। एचडीएफसी बैंक पर ये व्यू सोनी का रहेगा। ठीक है, एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होंगे। कुछ और भी ट्रेड्स होंगे, बीटीएसटी ट्रेड्स भी होंगे। क्या खबर है आज खास सेगमेंट शरद जो लेकर आते हैं उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। एक और सेगमेंट है मार्केट का ऐसा जिसको भुलाए नहीं भूला जा रहा है, वो है रेलवेज़। कई लोगों के मन में बात आ रही होगी कि ये महंगे हो गए हैं। जैसे वो सोचते हैं फिर वो 10% चल जाते हैं। जैसे सोचते हैं कि हमको मौका मिलेगा वो फिर से 10% चल जाते हैं। ये कुछ रेट्स, ये इरकॉन, ऐसे कुछ रेलवे काउंटर्स में आपको दिख रहा होगा। आशीष सर, ये नीचे आएंगे भी? मान लीजिए जिनसे मौका छूट गया, इसका मतलब छूट ही गया ना फिर तो। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे मुताबिक अभी भी आप देखो, आईआरसीटीसी मैं देख रहा हूँ आपके उसमें आया हुआ है। मेरे मुताबिक अभी भी आईआरसीटीसी 700 रुपए में बुरा नहीं लगता। मेरे को तो लगता है कि काफी अच्छा स्कोप है इसमें। और जरूरी चीज जो नजर रखनी है हमने कि रेलवेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत रियल हुआ है। आप देखिए जो नंबर ऑफ न्यू लाइंस जो ऐड हुई हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो इंक्रीज हो रहे हैं और जिस तरह से इसको प्रोफेशनलाइज किया जा रहा है, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये अभी मेरे मुताबिक तो स्टॉक्स में अभी भी जान है, कभी भी नीचे आपको मिलने देना चाहिए। एंड अभी एक जो स्टॉक अगर मेरे को समझ आ रहा है वो आईआरसीटीसी, जो मेरे मुताबिक अभी भी इतना नहीं चला, अभी भी इसमें अच्छा दम है। यहाँ से 25-30% 950 के आसपास तक जा सकता है। ठीक है, तो सर ये कह रहे हैं कि आईआरसीटीसी ज़रूर ध्यान रखिएगा। उनको ऐसा लगता है कि रेलवे के अंदर जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये काम का है, किसी भी डिप में बाय किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, डिप सिर्फ मिल ही नहीं रहा। खैर, हाल फिलहाल में ऐसा क्या हो रहा है रेलवे के अंदर कि जिससे रेलवे काउंटर्स बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, ये बताने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, बताएं।
जी, आज हम देख रहे हैं कि रेलवे स्टॉक्स में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। नवरत्न दर्जा मिलने से राइट्स और इरकॉन के स्टॉक्स में तो तेजी है ही, बाकी रेलवे शेयर्स भी आज चल रहे हैं। रेलटेल, IRFC, IRCTC में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अब इसकी वजह यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस से इरकॉन और राइट्स को नवरत्न का दर्जा मिल चुका है और इसमें इरकॉन 15वीं और राइट्स 16वीं नवरत्न PSU कंपनी बनेगी। और दोनों ही कंपनियों के हम देख रहे हैं कि ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत है और नतीजे भी दमदार रहे हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं। हम देख रहे हैं लगातार PSU कंपनियों में तेज़ी देखने को मिल रही है। बजट में सरकार के पूंजी आवंटन बढ़ाने से भी PSU शेयर्स दौड़े हैं और 25 सरकारी कंपनियों में एक साल में 90% से ज़्यादा का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला। और यही नहीं, अप्रैल 2023 में RVNL को भी ये स्टेटस मिला था। अब नवरत्न स्टेटस मिलने के बाद में अब सरकारी कंपनियों के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। इसमें निवेश, जॉइंट वेंचर, मर्जर और अधिग्रहण में ज़्यादा अधिकार मिलते हैं और बिना सरकार की मंजूरी के 1000 करोड़ तक का निवेश भी कंपनी कर सकती है। तो इस तरीके के एक यहाँ पर कंपनियों को फ़ायदे भी मिलते हैं। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि रेलवे स्टॉक्स में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर एक साल का रिटर्न देखें तो RVNL अभी तक 358% चल चुका है। IRFC में करीब 250% से ज़्यादा की तेज़ी आ चुकी है। इरकॉन, रेलटेल और राइट्स में भी हम देख रहे हैं कि शानदार तेज़ी है। तो ये कुछ वैसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज रेलवे स्टॉक्स दौड़ रहे हैं। शुक्रिया पूजा। तो कंपनियों को कुछ आज़ादी मिल जाती है कुछ अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की, और सरकार की अनुमति के बगैर वो 1000 करोड़ रुपए तक के डिसीजन ले सकती है। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि ये तमाम शेयर रेलवे के दौड़ रहे हैं और राइट्स और इरकॉन ये खास तौर से फोकस में है। RVNL को 6-8 महीने पहले नवरत्न का दर्जा ऑलरेडी मिल चुका है। रेलवे के अलावा हम देख रहे हैं कि ऑटो सेगमेंट में भी रफ्तार है। टाटा मोटर्स इस वक्त निफ्टी का टॉप गेनर है, करीब 4.5-5% के आसपास की तेजी के साथ कमाल की रफ्तार रही है। एक समय था कि 400 रुपए के इर्द गिर्द संघर्ष कर रहा था शेयर, और अब ये 650 रुपए के भी पार जाकर कारोबार कर रहा है। और इसमें खबर ये आ रही है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि सरकार एक पॉलिसी पर काम कर रही है जिससे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कुछ बढ़ावा दिया जाएगा और सब्सिडी को लेकर भी कुछ बज़ है। आशीष सर, टाटा मोटर लगातार हमने अच्छी तेजी देखी है, JLR से भी पुश मिला है। निश्चित तौर पर अगर हम EV की बात करें और देसी कंपनियों की बात करें तो कहीं ना कहीं लीड ले रखी है टाटा मोटर्स ने। आपको लगता है कि यहां से और तेजी बढ़ेगी? बढ़नी तो चाहिए, पर मेरा सिर्फ ये मानना है कि थोड़ा रन अप इसका अच्छा खासा हो चुका है। ना सिर्फ इसका, बाकी पूरे ऑटो सेक्टर का रन अप काफी अच्छा है। तो जो नंबर्स हम देख रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं, मेरे मुताबिक ऑलरेडी इन द प्राइस है या मोस्ट ऑफ इट प्राइस में ऑलरेडी आ चुका है। आई वुडंट सजेस्ट बाइंग नाउ, बट वो बात ठीक है कि जो रीरेटिंग खासकर टाटा मोटर्स की हो रही है वो उसमें तो मेरे मुताबिक अभी और भी बहुत दम है। क्योंकि अगर पूरा कंपनी जिस तरह से आप देखो उसका विस्तार हुआ है नेशनल ऑपरेशंस का, यहाँ पे भी जिस तरह से पैसेंजर का मार्केट में इनकी बहुत अच्छी अब एक्सेप्टेंस हो रही है। तो अभी पूरा पीक तो नहीं हुआ, डेफिनेटली और है, बट एक छोटी अवधि के लिए मैं कहूंगा कि अभी रुक जाओ, क्योंकि रन अप काफी हो चुका है। रिजल्ट्स आने दो, उसके बाद मेरे को लगता है कि अगर डिप ना भी आया तो टाइम वाइज करेक्शन जरूर लेगा ये सेक्टर भी और स्टॉक भी। तो उस टाइम डेफिनेटली आपको इस पर नजर रखनी चाहिए और खरीदना चाहिए। ठीक है, टाटा मोटर्स पर ये व्यू। बाजार हम देख रहे हैं कि 19,800 के ऊपर जाने के बाद थोड़े फिर से नीचे आ रहे हैं। 19,765 के आसपास से निफ्टी बैंक की बात करें तो 250 अंकों के आसपास की कमजोरी, क्योंकि SBI समेत कुछ दिग्गज बैंकों में थोड़ी सी नरमी का रुख है। एक्सिस बैंक भी उसमें हिस्सा ले रहा है मंदी की तरफ। लेकिन शरद के पास चलेंगे और उनसे समझते हैं कि डीलिंग रूम में क्या चर्चाएं हो रही हैं। एक चर्चा तो हम जानते हो जो हर जगह है और हम भी थोड़ी देर में करेंगे, वो है कि कल मैच देखने को लेकर क्या प्लानिंग है। जो स्टेडियम में जा रहे हैं उनका तो क्लियर है, लेकिन जो स्टेडियम में नहीं जा रहे हैं उनके पास विकल्प ज्यादा हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन शरद बताइए, कौन से स्टॉक को लेकर बज़ है डीलिंग रूम में? फोकस में जो है रहने वाला है PDS। अब ये जो कंपनी है कैश मार्केट की कंपनी है, और इस कंपनी के बारे में थोड़े मैं बता देता हूँ कि एक जो कंपनी है ओवरऑल देखा जाए तो टेक्सटाइल चेन की जो आप कहते हैं सोर्सिंग, आउटसोर्सिंग और सारी जो प्लेटफॉर्म रिलेटेड हो गए वो करती है। अब हमारी डीलर से बातचीत है, यहाँ से पता चल रहा है कि मार्की इन्वेस्टर्स ने जो है बाइंग की है स्टॉक में। बड़े दिग्गज निवेशक जो है बाइंग कर रहे हैं, ये पिछले 4 या 5 सेशन से देखने मिल रहा है।
इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि जो स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स को टच किया है, और अगर बात करें अगस्त के लो से अभी तक स्टॉक 82% का रिटर्न दिया है। हमने जो है देखा कि इन्वेस्टर्स ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड है कंपनी में, शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखा कि इनाम ग्रुप, मुकुल अग्रवाल और एस इन्वेस्टर वल्लभ बंसाली जैसे दिग्गज निवेशक ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में। इसके अलावा जो है कंपनी रिसेंटली एफआईज और डीआईज के साथ बड़े मीटिंग्स भी किए थे। लास्ट वीक अक्टूबर 9 को ये मीटिंग्स हुई थी। और अगर हम लोग फंडामेंटली बात करें तो यहाँ पे कंपनीज़ की जो टर्न अराउंड होती है, स्पेशली जो हॉलीडे सीजन से बाहर से जो ऑर्डर्स आता है टेक्सटाइल कंपनीज़ का, उसके लिए ये फेवरेबल हो गया कंपनी के लिए। और चैनल चेक से सजेस्ट हो रही है कि बड़े लार्ज ऑर्डर्स भी जो है कंपनी को मिल सकते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स द्वारा। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये रिसर्च आप निकाल के लाए हैं शरद। बिल्कुल बड़े बड़े नाम तो हैं इनके इन्वेस्टर में, और इनफैक्ट हमने देखा है कि सारे रिटेल काउंटर्स जो है, टेक्सटाइल काउंटर्स जो है, स्पेशली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स में अच्छी मूव भी है। शुक्रिया। चलिए, तो इस स्टॉक पर नज़र ज़रूर रखें। एक बार इसके चार्ट चेक ले लेते हैं, राजेश से बात करते हैं। राजेश, चाहे इंडो काउंट हो, वेल्सपन इंडिया हो, इनमें अच्छी मूव है, और इनफैक्ट ट्रेंड जैसे कह रहे हैं तो डोमेस्टिक मार्केट को केटर करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काउंटर्स में पीडीएस आपको कैसा लग रहा है यहाँ से भी इतनी तेज़ी के बाद भी? प्रियंका जी, बिल्कुल आपने जो स्टॉक्स पे बात करी, ये बिल्कुल यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना है। इंडो काउंट की भी अगर हम बात करें तो ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 255 के आसपास। हमें लगता है इंडो काउंट में अगर ये 255 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो ये इसका नेक्स्ट टारगेट फिर यहाँ पे 270-280 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो ये स्टॉक पे बिल्कुल यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। इवन वेल्सपुन को भी देखें तो वहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जिस तरीके से वेल्सपुन इंडस्ट्री में आज मोमेंटम आया, ये स्टॉक भी अब अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट पड़ाव 130 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ पे नेक्स्ट पड़ाव इसका 145 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो एक ब्रीफ कंसोलिडेशन या एक ब्रीफ माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग के बाद दोनों ही स्टॉक एक यहाँ पे पॉजिटिव टेरिटरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट 4 वीक का डाउन जो एक मूव था उसको रिवर्स करते हुए दिख रहे। तो वेल्सपुन इंडिया पे भी बाय करने की सलाह। 124 का स्टॉप लॉस, 140 से 145 तक के अपसाइड का टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो आपको इस स्पेस में ये पर्टिकुलर स्टॉक पसंद आता है, वेल्सपन इंडिया, यहाँ से आप बाइंग करें। और इनके जो क्योंकि Q2 में नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है, ऑर्डर्स अच्छे मिले इन्हें ब्लैक फ्राइडे सेल का, और प्लस जो क्रिसमस सेल के ऑर्डर्स आते हैं वो पहले ही आ जाता है लास्ट क्वार्टर ही, और इसीलिए आप इन स्टॉक्स में अच्छी सर्च भी देख रहे हैं। ठीक है, राजेश की नज़र इस पे है, लेकिन आज जिस तरह की मूव आपको ट्रेंड में दिख रही है, पूरा इस रिटेल स्पेस में अच्छी खासी तेज़ी है। एक और स्पेस है जिसमें अच्छी खासी तेज़ी है, वो है एग्री केमिकल। संजीव वसीन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, और 2 दिन पहले उन्होंने इनफैक्ट हमें एग्री स्पेस से कई सारी इंपॉर्टेंट कॉल्स भी दी थी। संजीव जी से बात करते हैं। संजीव जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आपकी बहुत बढ़िया कॉल्स थी, चाहे SRF थी, केमिकल स्पेस से थी, लेकिन एग्री से आपने स्पेशली कहा था स्टॉक्स लाइक चंबल फर्टिलाइजर हो, GNFC हो, रेकमेंड किए थे, और उनमें अच्छी मूव आई है। अभी होल्ड करें इन्हें, कंटिन्यू टू होल्ड, या फिर बुक प्रॉफिट कर सकते हैं? हाँ, गुड आफ्टरनून प्रियंका। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो होल्ड कीजिए, अभी तो शुरुआत है। आपने सही पढ़ा है, 280 रुपए पे मैंने चंबल आपको कहा था, और 620 पे GNFC, और आपको कहूं कि दे आर नाउ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। साथ में इन्फ्लेशन इज मॉडरेटिंग, एंड आई थिंक द प्रोडक्टिविटी, अब जो नया क्रॉप पे ये फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी के लिए उन्होंने फार्मर के लिए रिलीफ दिया है, दैट शुड बी अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर दीज कंपनीज। साथ में आपने SRF का जिक्र किया, तो मैं बताऊं, मैंने पीछे कुछ दिनों से GFL भी कहा था, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, वो 30% अप है, एंड SRF इज द बिगेस्ट प्लेयर इन फ्लोरोकेमिकल एंड नायलॉन कॉर्ड। तो मुझे लगता है थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन होकर अगर आप SRF रखें, 2750 का टारगेट आपको ईयर एंड, इसमें 2 महीने में आपको दिख सकता है। इसके अलावा जैसे आपको कहा, मुझे मेटल्स बहुत पसंद हैं, क्योंकि आई थिंक द डॉलर इज हेडेड लोअर। तो इन दिस रैली अभी हिंडाल्को और टाटा स्टील ने पार्ट नहीं लिया। I would say put your money on Hindalco, Tata Steel, they can be real outperformers, क्योंकि डॉलर में वीकनेस इनहेरेंटली बढ़ेगी, एंड as we see emerging markets come back, साथ में remember NMDC, GMDC minerals are hitting new highs, which is very very key कि commodities are going to be in a very sweet spot in the coming days because of the scarcity and this war, issue of war and geopolitical risk. साथ लेना, ठीक है, होंगी वो मेटल स्पेस से होंगी। और बिल्कुल जो संजीव जी कॉल्स देते हैं वो सारी इंट्राडे नहीं होती, पोजिशनल भी होती है, तो उसमें SRF उस कैटेगरी में आप रखें, और थोड़ा पोजिशनल आपको हिंडाल्को, टाटा स्टील, NMDC जैसे स्टॉक्स की भी बात की, एंड
साथ ही अभी आप होल्ड करें जो उनकी पुरानी कॉल्स थी, यानी GNFC और साथ ही चंबल फर्टिलाइजर। संजीव जी, वेरी क्विकली, आज क्योंकि रेलवे स्टॉक्स में भी अच्छा खासा मूव है, जो नवरत्न का दर्जा मिला है और सारे सरकारी स्टॉक्स में, रेलवे स्टॉक्स स्पेशली द पब्लिक रेलवे स्टॉक्स जो है उनमें फिर से बड़ी मूव है, उस स्पेस पर कोई पिक आपको जहां पर एंट्री लेवल्स अट्रैक्टिव दिख रहे हो? हाँ, मुझे कॉनकॉर और IRCTC दोनों बहुत पसंद है। आप उनका बिजनेस मॉडल देखो, आज यू कैनॉट बट मेक मनी। बिजनेस इज एक्सेलेंट, भाव में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, बट वही मौका है। कॉनकॉर में रेक्स की कमी थी, वो आ जाएगी, उतने वैगन उनके पास, बिजनेस की कोई पोटेंशियल, बिजनेस इज ह्यूमंगस। और IRCTC में आपको पहले भी कहा 85% बुकिंग पे उनकी एबिटा है, 36% ऑन नीर एंड 16% ऑन द केटरिंग। और आप देख सकते हैं कि वंदे भारत के बाद कितना इसमें रुझान आएगा, बिकॉज द गवर्नमेंट इज वेरी कीन ऑन दैट। तो आई थिंक ये दोनों शेयर्स अंडर परफॉर्म किए हैं, बट यहां से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। इनमें बहुत अच्छी वैल्यू पिक है। स्टॉक्स में भसीन साहब ने पसंद बता दी। भसीन साहब नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, रेलवे की बात हो रही है, ट्रेवल की बात हो रही है, तो एक सवाल जरा उसका जवाब दीजिए आप। कहीं आपकी कल मॉर्निंग की फ्लाइट अहमदाबाद की तो नहीं है? नहीं, मैं तो कल चंडीगढ़ था, आज सुबह सुबह आया हूं, और मेरा जितना भी दिल करे अहमदाबाद जाने का बड़ा मुश्किल हो रहा है, थक गया। और मेरे सोमवार से व्रत भी है, नवराते हैं, तो टीवी पे ही देखूंगा अभिषेक आपके साथ। और डेफिनेटली सैटरडे विल बी अ सुपर्ब डे। हमारा तो थम्स अप है ही इंडिया पे, लेकिन मैच बहुत बढ़िया रहेगा और सारा भारत उसको एंजॉय करेगा। और साथ में जो लास्ट 1 घंटे में रैली आई है, वो भी अच्छे बुल्स को थोड़ा सा हौसला देगा कि मंडे को मार्केट न्यू हाई की तरफ जाएगी। लिख लेना 15 तारीख, सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में न्यू हाई आया ही आया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वसीम साहब इस चर्चा के लिए और अपने शेयर बताने के लिए भी। जरा इस चर्चा को और आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि माहौल पूरा का पूरा गर्म हो चुका है और अब से ठीक 24 घंटे बाद ना महामुकाबला चल रहा होगा। कुछ हद तक मैच की शुरुआती तस्वीर निकल के आ भी चुकी होगी। पालविया जी, कोई हमारे पैनल पे ऐसा है जो कि अहमदाबाद के टिकट लेके जा रहा है, ट्रेन से, रेल से, खुद ड्राइव करके? आप तो मुंबई में, बताइए सर, क्या प्लान है कल का आपका? तो देखिए, घर पे ही टीवी स्क्रीन पे ही मैच देखेंगे। अहमदाबाद तो जाना पॉसिबल नहीं है और टिकट्स अवेलेबल भी नहीं है, तो वैसे भी अहमदाबाद का टूर नहीं है, लेकिन घर पे ही टीवी स्क्रीन पे देखेंगे। और काफ़ी एक उत्साह है इस मैच के लिए, तो आई थिंक, और मार्केट भी नहीं है, तो काफ़ी मज़ा रहेगा। पूरा मैच एंजॉय करेंगे आज कल फैमिली के साथ ही। हाँ, लोगों ने बहुत सारे अपने एंगेजमेंट्स जो पुराने थे ना, उसको बहुत पहले से टाल के रखे हैं कि भाई उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कुछ मत पूछना, मैं बिजी हूँ। बिजी किस में? टीवी के सामने मैच देखने में। आशीष जी, आपका इंटरेस्ट है क्या? क्योंकि ये सवाल भी थोड़ा सा ना अजीब सा इंटरेस्ट होना पूछना। भारत पाकिस्तान के मैच में किसका इंटरेस्ट नहीं होता है? भले समझ हो ना हो, एक अलग लेवल का ही माहौल बनता है। कल आपकी प्लानिंग क्या है सर? कहाँ मैच देखेंगे? घर पे देखेंगे, बाहर देखेंगे, कैसे कर रहे हैं? नहीं, कल घर पे ही देखेंगे। कल आई थिंक आई ऑलवेज प्रेफर घर पे या किसी दोस्तों के साथ या अकेले। आई डोंट जाके देखना बहुत, मेरे मुताबिक काफी बहुत मुश्किल सा काम होता है। प्लस टेलीविजन पे जो कवरेज आती है, मेरे मुताबिक इट्स द बेस्ट। सोनी, आपके क्या प्लान है? आप भी घर पे, बिल्कुल जो हमारे बाकी एक्सपर्ट की जो प्लानिंग है, घर पे आराम से टीवी के सामने बैठ के? देखिए, मैं तो एकदम ही स्पोर्ट्स एंथुसिस्ट हूँ और मुझे क्रिकेट, फुटबॉल सब बहुत पसंद है, तो मेरा हमेशा स्पोर्ट्स में घर पे रहता है, घर में फैमिली के साथ देखने के लिए। बढ़िया है, हमारे प्लान कुछ ऐसा ही है। और निश्चित तौर पर 7 में से 7 मुकाबले भारत ने जीते हैं वर्ल्ड कप में, तो हमारा पलड़ा भारी नहीं, मतलब एक तरफा है, मुकाबला ही नहीं है। कल के महामुकाबले पर फोकस जरूर है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है ना कि दोनों ही टीमें 2-2 मैच जीत के जा रही हैं अहमदाबाद में। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो 2 मैच जीत के भी और पाकिस्तान के बराबर के मैच जीत के भी भारत पाकिस्तान से पॉइंट टेबल में ऊंचे हैं, क्योंकि रन रेट भारत का ठीक है। आप देखिए, नेट रन रेट आपके स्क्रीन पर 1.5 हमारा है, पाकिस्तान का है 0.93। ये एक अच्छी चीज़ है। हालांकि हमारी बैटिंग अच्छी चल रही है, रोहित शर्मा बहुत बढ़िया फॉर्म में है, विराट कोहली अच्छी फॉर्म में है, KL राहुल, ईशान किशन सभी रन बना रहे हैं।
तो उम्मीद करेंगे कि लड़ाई बड़ी जोरदार होगी, लेकिन टेस्ट होगा कहीं ना कहीं ओपनिंग बैट्समैन का। शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, ये उनकी जोड़ी है। स्पिन में दम नहीं इस बार पाकिस्तान के, स्पिन को लेकर कोई टेंशन नहीं, यानी कि मिडिल ओवर्स में अगर रन गति बढ़ाने की बात आए तो हमारे बल्लेबाज उसको लेकर चिंतित नहीं होंगे। तो कल ये मूड ज़बरदस्त है। वर्ल्ड कप की बात करें तो एक बार पाकिस्तान ने 92 में जीता है और हमने 2 बार जीता है, 83 में और 2011 में। उम्मीद करेंगे कि इस बार भी अपने घर में जब वर्ल्ड कप हो रहा है फिर से भारत का परचम ज़रूर लहराएगा। स्पाइसजेट लेकर आएंगे। देखिए, ये ट्रैवल टूर की बात हो रही है ना, स्पाइसजेट इस बीच 20% के अपर सर्किट पर ये शेयर पहुंच गया है। डिब्बी कमाल की तेजी, मतलब थोड़ी देर पहले जो खबर आपने दी थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे रिपोर्टर ने दी थी कि इसमें राकेश गंगवाल आ सकते हैं, और इस शेयर में को ध्यान उस समय 13-14% था। राजेश जी ने भी ये बात रखी थी कि अगर आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब इससे आगे बढ़ नहीं पाएगा स्पाइसजेट। ऑलरेडी BSE पे ही लिस्टेड कंपनी है ये। वॉल्यूम आप चेक कीजिए, 3 करोड़ शेयर्स का है, और आज का जो वॉल्यूम है ना, वो ऐतिहासिक वॉल्यूम है। कई महीनों, कई दिनों के बाद हमको ये आते हुए दिख रहा है। हालांकि एक व्यू पॉइंट अभी आशीष सर ने भी इस पे दिया था कि हाँ, एक एग्जिट रूट भी हो सकता है। कई लोगों के लिए अलग अलग तरीके से है। कईयों के लिए हो सकता है एक स्विंग ट्रेड का बेनिफिट बन जाए, कई लोगों के लिए एग्जिट हो सकता है। बट एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। राकेश गंगवाल, मैं जितना समझ पा रहा हूँ सिस्टम में, और मेरे पास भी खबर आई, तो हमें लगा कि हाँ, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी सर्किट की तरफ बढ़ा है। राकेश गंगवाल और इंटरग्लोब को चलाने का उनके पास अनुभव है, और अच्छी चीज़ है कि स्पाइसजेट, चूँकि कैश क्रंच भी है कहीं ना कहीं, कुछ रेगुलेटरी दिक्कतें भी हैं। मार्केट शेयर जो एक समय में 8-9% के आसपास की कंपनी इंजॉय करती थी, वो घट के 4-4.5% के आसपास का आ गया है। तो निश्चित तौर पर ये कंपनी के लिए राहत की खबर तो है ही, और जो लोग अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, निश्चित तौर पर शायद वो भी अब यहाँ से निकलने के बारे में विचार कर सकते हैं। 20% का असर ET Now स्वदेश ने सबसे पहले आपको ये जानकारी, ये खबर, एक्सक्लूसिव खबर दी, और उसके बाद हम शेयर में एक्शन को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। 44 रुपये का भाव हो गया आज करीब 8 रुपये की अगर बात करें, 8 रुपये ये शेयर चल चुका है। 20% के अपर सर्किट पर जाके अब ये लॉक हो गया है। एक सर्किट की जब बात चली रही है ET Now स्वदेश की खबर पे, तो एक आपको और शेयर भी बता दें, ITI। आज सुबह हमने आपको ये भी नोटिस करवाया था, ये शेयर भी सर्किट पे है। तो ये चैनल में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन सौदे ढूंढ के आएँ कि आपको एक ही दिन में फ्री कर दें, आपको उस मोमेंटम को राइड करें और आप उससे फ्री हो जाइए। हमने इस खबर को पहले भी एक बार बताया था कि ITI जो स्मैश नाम का एक लैपटॉप्स लेके आ रहा है, उसका बड़ा असर होगा। आज इस पर सर्किट लगा। इसके अलावा स्पाइसजेट पे भी आज ज़ोरदार एक खबर आने के बाद सर्किट लगता हुआ दिखा। इन दोनों ही शेयर्स पे एक काम करते हैं, मितेश जी से उनका टेक ले लेते हैं, क्योंकि उनके सिस्टम एंड मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि लंबी अवधि का ट्रेड भी बता देते हैं। ITI और स्पाइसजेट दोनों सर्किट वाले शेयर्स हैं। एक बार जरा चेक करेंगे मितेश जी। देखिए जी, ITI में सिस्टम और मेथड के हिसाब से 160 के ऊपर ब्रेकआउट आया था, तो अभी ये बहुत ऑलरेडी चल चुका है। तो अगर किसी के पास है तो हमारा यही रुझान रहेगा कि इसमें आप प्रॉफिट बुक करते हैं। और जहां तक स्पाइसजेट की बात, बेसिकली ये देखा गया है जब जेट एयरवेज भी टिकट था तब, कि जब भारी भरकम वॉल्यूम के साथ और स्पेशली जब सर्किट लगती है एविएशन स्टॉक्स में, इंडिगो अपार्ट, क्योंकि वो F&O में है तो जनरली उसमें सर्किट लगना बहुत डिफिकल्ट है, तो उसमें फॉलो ऑन बाइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो मुझे मंडे का क्लोज, अगर आज की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर आता है तो आई एम कंफर्टेबल टेकिंग द लॉन्ग पोजीशन, तो वहां पे मैं मंडे को बाय करूंगा। और डेफिनेटली उसके बाद जो स्पाइसजेट का जो ऊपर में टारगेट खुलता है वो अराउंड 50 रुपीज से 55 रुपीज का बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेथड खुल रहा है। तो फॉलो ऑन बाइंग देखना बहुत जरूरी है, और आज के दिन में भी डिलीवरी बेस्ड बाइंग कितनी मार्क होगी वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि बहुत महीनों बाद इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया है। तो ये इंट्राडे वॉल्यूम है या जेन्युइन डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम है, वो भी देखना पड़ेगा। सो आई विल बाय मंडे मॉर्निंग, प्रोवाइडेड दैट कि आज के हाई जो 20% सर्किट का लगा है उसके ऊपर अगर 3 से 3.15 के बीच में अगर ट्रेड होता है तो डेफिनेटली कैरी करेंगे 50-55 के स्टॉप लॉस के टारगेट के ऊपर।
तो अभी थोड़ी देर पहले 15% पर था, ये बहुत तेजी हुई है क्योंकि इसमें न्यूज़ का इम्पैक्ट दिख रहा है। लेकिन मितेश, आपके कुछ स्टॉक्स भी यहाँ पर बिल्कुल प्रेस करना चाहेंगे। इलेक्ट्रोड रिलेटेड जो स्टॉक्स थे, HEG, ग्रेफाइट, आपने एक रिपोर्ट में मेंशन भी किया था, एडवाइस भी किया था, उनमें अच्छी मूव है। आज थोड़े से फिर भी आपको बाइंग का मौका मिल रहा है। क्या टारगेट्स हैं आपके? एग्जैक्टली, देखिए इलेक्ट्रोड्स जो 3 कंपनियां हैं, गेट, ग्रेफाइट और एडोर वेल्डिंग, इसके ऊपर हमने एक स्पेशल रिपोर्ट निकाली है और आज के दिन में ये अगर आप मूव देखोगे तो 4 से 5% का दोनों स्टॉक्स में था, गेट और ग्रेफाइट में। तो आज 1.25% की गिरावट है, तो डेफिनेटली इसमें खरीदारी करनी चाहिए। हमारे हिसाब से ये पूरा जो सेक्टर है वो री-रेटिंग के कगार के ऊपर है और गेट, ग्रेफाइट और एडोर वेल्डिंग में बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजी अगले 3 से 6 महीने में देखने के लिए मिलेगी। हमारा यहाँ से हर एक स्टॉक में 25 to 30% अपसाइड का टारगेट है, तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर गेट, ग्रेफाइट और एडोर वेल्डिंग एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। एक्यूमुलेट करने की सलाह है। इलेक्ट्रोड के 3, इस कैटेगरी के 3 स्टॉक्स बता रहे हैं, एडोर वेल्डिंग, HEG और ग्रेफाइट, ठीक है, ऊपर के टारगेट्स के लिए। लेकिन एक बार, क्योंकि वी आर गोइंग इनटू द वीकेंड और अगले हफ्ते प्लस इस वीकेंड पे कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, कौन से बड़े इवेंट्स हैं जो ग्लोबल लेवल पे भी आपको देखने हैं, सब कुछ ममाक्षी ने कंपाइल किया। एक बार आइए उनसे समझते हैं। ममाक्षी, बताएं कहाँ कहाँ ध्यान रखना है? आपका प्लान तो बना हुआ है, लेकिन अब मार्केट्स में इन्वेस्टर्स, पार्टिसिपेंट्स, वो क्या कौन कौन से इवेंट्स को ट्रैक करें, ये भी बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी डोमेस्टिक फ्रंट पर होलसेल प्राइसेस डेटा पर, जो अक्टूबर 16 को आएगा। इसके अलावा यूएस बाजार की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी एक्सपेक्टेड है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यूरोजोन और यूके की तरफ से CPI डेटा ज़रूर आएगा। और क्लोजर टू होम चाइना की अगर हम बात करें तो GDP और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी एक्सपेक्टेड है चाइना की तरफ से। मूविंग ऑन, अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो HDFC बैंक के नतीजे आएंगे अक्टूबर 16 को, इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी निफ्टी कंपनीज हैं जिनके नतीजे आएंगे अगले हफ्ते, और वो इंक्लूड करता है बजाज फाइनेंस, विप्रो, LTI माइंट्री, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले, HUL, ITC और JSW स्टील। तो डेफिनेटली ये सारे काउंटर्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा एक अहम काउंटर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो हाल ही में डीमर्ज होकर लिस्ट हुआ है, इसके भी नतीजे अक्टूबर 16 को आएंगे और डेफिनेटली ये भी हमारे रेडार पर रहेगा। कॉर्पोरेट एक्शन की अगर हम बात करें, अगले हफ्ते काफ़ी सारा एक्शन हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम देखें, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, EMS, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज, RR काबर, समी होटल्स और जैगल जैसे काउंटर्स पर नज़र रखिएगा, क्योंकि इन सारे काउंटर्स का जो लॉकिंग पीरियड है कुछ इक्विटी शेयर्स के लिए, ये खुलने जा रहा है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स हमारे रेडार पर रहेंगे। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग के लिहाज से मारुति सुजुकी पर भी फोकस करेगा, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होने जा रही है। वो इशुएंस इक्विटी शेयर्स के कंपनी के SMC को प्रेफरेंशियल बेसिस पर कंसिडर करने वाले हैं। टाइटन की भी बोर्ड की बैठक होने जा रही है NCD इशुएंस को लेकर। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2023 में जो मैच होने जा रहा है अक्टूबर 14 को। इस पर ये मैच पूरा ही देश देखेगा काफ़ी उत्साह से, और डेफिनेटली हमारी नज़र भी यहाँ पर रहेगी। तो लास्टली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए अगले हफ्ते की ट्रेडिंग सेशन के लिए। राइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ममाक्षी ये सारे इवेंट्स हमें बताने के लिए। और बड़े नंबर्स जो जिन पर ध्यान भी रखना है, उसमें बजाज फाइनेंस के भी अगले हफ्ते नंबर आएंगे। और आज आप देखें भी तो बजाज ट्विंस बैंक्स और फाइनेंस से आई है सपोर्ट। हैवी वेट्स में बजाज ट्विंस से भी एक सपोर्ट आया। एक बार क्विकली, इनफैक्ट फाइनेंस काउंटर्स में बजाज फाइनेंस पर कोई स्पेशल रिपोर्ट आपकी है मितेश, कि क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? टारगेट्स तो खैर बड़ी बड़ी बुकिंग फर्म्स के ऊपर के हैं, 10,000 के 10,500 तक के टारगेट्स भी हैं। एग्जैक्टली, तो ट्विंस है उसमें एक री-रेटिंग हो चुकी है और आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप्रूव आएगा। हमारा भी टारगेट जो है वो 9,500 से 10,000 की रेंज में है, तो डेफिनेटली यहाँ से खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, चलिए, बाजार बंद होने में करीब करीब 6-7 मिनट के आसपास का समय रह गया और फटाफट ये जान लेते हैं कि अगर आपको सोमवार के लिए कोई ट्रेड लेके जाने हैं तो वो कौन से शेयरों में मौके बन रहे हैं। हालांकि बाजार फिर से हम देख रहे हैं कि 19,800 तक जाने के बाद फिर से फिसल रहे हैं। 50-60 अंक नीचे निफ्टी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 350 अंकों के आसपास की गिरावट वहां पर है, यानी कि निफ्टी के मुकाबले अगर हम प्रतिशत में बात करें तो डबल से भी ज़्यादा। राजेश जी, आपकी नज़र कहाँ पर है? BTST ट्रेड्स आपके क्या होंगे, या फिर STBT, जो भी आपको सही लगे बताइए।
आई थिंक टीवीएस मोटर को यहाँ पे BTST ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉक में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड बना हुआ है। जिस तरीके से स्टॉक की आज क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग आ रही है 1600 के आसपास या उसके ऊपर आ रही है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे फॉलो अप बाइंग एक्शन नेक्स्ट वीक में आते हुए दिखेगी और नेक्स्ट टारगेट इसके 1640 1660 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। टीवीएस मोटर बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 1560 के आसपास। हमें लगता है यहाँ पे जो दूसरे स्टॉक हमें पसंद आ रहे हैं उसमें जो यहाँ पे देखना चाहिए फर्टिलाइजर स्पेस से फैक्ट को यहाँ पे देखा जा सकता है। फैक्ट में अगर देखें तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था, हालांकि हायर साइड से थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर आते हुए दिखा, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके का आज का क्लोज है, अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को आज ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि 550 के ऊपर जैसे ये स्टॉक वापस तेजी ट्रेवल करेगा तो इसमें नेक्स्ट टारगेट 575 580 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 538 के आसपास। जो तीसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है BTST पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हमें लगता है ऑटोमोबाइल में ऑलरेडी हम TVS मोटर दे चुके हैं। यहाँ पे हमें लगता है HDFC AMC को भी फोकस में रखना चाहिए। आज देखें तो सारी AMC स्टॉक्स में एक मोमेंटम है। HDFC AMC में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज बना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 2900 2920 की तरफ आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 2820 के आसपास। 2820 स्टॉप लॉस HDFC AMC के लिए। सोनी, आपके रडार पर है कोई शेयर? मेरा भी पहला पिक था TVS मोटर जो कि राजेश जी ने दिया है। अभी मेरा दूसरा जो पिक रहेगा फॉर BTST वो है कॉनकॉर में। कॉनकॉर में मेरे ख्याल से अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, BTST के लिए अच्छा लग रहा है। 713 का भी CMP चल रहा है, आप इसी लेवल से बाय कर सकते हैं। 695 का एक स्टॉप लॉस लगाए। 740 का उसका पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 748। 748 रुपए के लक्ष्य कॉनकॉर में। रेलवे रिलेटेड तमाम स्टॉक्स को आज हम चलते हुए देख रहे हैं। मितेश जी, आप क्या BTST करेंगे सर? दो स्टॉक है। पहला है लूपिन, 1195 पे है स्टॉक, 1195 पे, तो 1180 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली लूपिन को लेना है मंडे के लिए। 1210 1220 का टारगेट रहेगा। और दूसरा है भारती एयरटेल, बहुत लंबी अवधि के बाद सस्टेनेबल अपमूव भारती एयरटेल में है। 955 56 चल रहा है, सो 980 के स्टॉप लॉस से भारती को लेना है। 940 के स्टॉप लॉस, 940 के स्टॉप लॉस से लेना है। BTST का पहला टारगेट रहेगा 970, दूसरा टारगेट रहेगा 980। ठीक है, तो हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आज शुक्रवार की क्लोजिंग है। 2 दिन के गैप के बाद मार्केट में वापस काम होगा और इस बीच अर्निंग का फ्लो भी बढ़ जाएगा। अभी तक आपने 2 बड़े नंबर्स देख लिए, TCS और इन्फोसिस। टिपिकली उसने मार्केट की हेल्प तो नहीं की, लेकिन मार्केट को बहुत बड़ा डैमेज भी नहीं पहुंचाया। एक्सपेक्ट करते हैं कि अर्निंग सीजन मार्केट के फेवर का होगा, इसलिए सोमवार से आप अर्निंग वाले फ्लेवर के साथ ज़्यादा देखिएगा, उतरिएगा भी मार्केट में। आज क्लोजिंग के अंदर क्या इम्पैक्ट आ रहा है या फिर क्लोजिंग कैसी हो रही है से चेक करते हैं। 55 से 57 पॉइंट के नुकसान के साथ आज निफ्टी क्लोज कर रहा है, बुरा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो वापस से हम 500 से 800 वाली रेंज के अंदर क्लोज करके जा रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन ख़राब नहीं है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स ठीक है। और ग्लोबल मार्केट्स में भी भले इजराइल और हमास के बीच में जो दिक्कत चल रही है वो एक अलग मामला है, लेकिन इस जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को भूल के मार्केट अपने रिदम में चल रहा है। आज आपने सुबह देखा होगा कि एडवांस डिक्लाइंस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि गैप डाउन हुए थे, लेकिन दिन के मूवमेंट आते आते तक एडवांस डिक्लाइन में भी नंबर्स में आपको सुधार दिखा। 1000 शेयर करीब बढ़कर बंद हुए हैं, यानी कि कल के मुकाबले आज भले 50 पॉइंट का नुकसान हो, लेकिन फिर भी ये शेयर कामयाब हुए हैं बढ़त के साथ बंद होने में। एक दो चीज़ और है, मार्केट के पास जो लीडरशिप की क्राइसिस है वो थोड़ी थोड़ी करके उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। बैंक निफ्टी के पास अच्छा पॉइंट ये है कि वो 44,000 के ऊपर क्लोज कर रहा है। हालांकि 300 के ऊपर क्लोज करता तो और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन फिर भी बुरा नहीं है। एक दो पॉइंट और हैं, जैसे आज ऑटोज़ ने एक नए लेवल की वापस से खरीदारी मार्केट के अंदर आई है। ये जो चर्निंग हो रही है ना मार्केट के अंदर, ये बहुत काम किया। थोड़ी देर पहले अशोक लीलैंड पे भी खबर आई कि उनको 1666 नए बसेस का ऑर्डर भी मिला है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी बेहतर है। एक और चीज़,
ऑयल मार्केटिंग वाली कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर चेक करके रखिएगा। ये इस समय के जो झटके लग रहे हैं मार्केट को, उसमें वन ऑफ द सेफेस्ट और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर भी हो सकते हैं। कंजम्पशन वाले शेयर्स में से टाटा कंज्यूमर्स आज जो कॉल दी थी सोनी ने, तो वो वन ऑफ द बेस्ट कॉल्स में से एक है। 1.5 से 2% ऊपर जाके बंद हुई है और इसका ब्रेकआउट भी है, आप इस पे भी ध्यान रखिएगा। कुल मिला के मार्केट की आज की क्लोजिंग ठीक है, नंबर्स के लिहाज से ठीक है, कन्विक्शन के लिहाज से ठीक है, पार्टिसिपेशन के लिहाज से ठीक है। थोड़ा सा जो सुधार चाहिए हमको एफआईज का चाहिए। पिछले 3 दिन से एफआईज की होल्डिंग बढ़ी तो है, 28% लॉन्ग हो गए हैं हम, लेकिन अभी भी थोड़ा और दम चाहिए। कम से कम 40-42% हो जाए तो फिर आपके पास और पक्का हो जाएगा और आप रेजिस्टेंस को बहुत स्पीड से तोड़ेंगे और उसके ऊपर क्लोज भी करेंगे। खैर, ये सब लेवल्स की बात है, और लेवल्स के साथ साथ अगर आपको ट्रेड देखना चाहें तो दिन भर हम आपके लिए कुछ बेहतरीन सौदे लेके आते हैं, खबर भी हैं, ऑप्शंस भी हैं, सब कुछ रहता है। सॉरी, बहुत शुक्रिया आज आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मितेश जी, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया। राजेश सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, मैच एंजॉय कीजिएगा आप। और आशीष सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल मेरे को, प्रियंका को और अभिषेक को आप इजाज़त दे सकते हैं। इस कार्यक्रम से इतना ही, और कल आप मैच का पूरा लुत्फ उठाइए। सोमवार की इसकी चर्चा जरूर वापस से करेंगे। नमस्कार।